हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। माय नेम इज़ परवीन। आज की वीडियो से हम मोबाइल कंप्यूटिंग की यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ऑलरेडी हमने कवर कर ली है, जो कि आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। तो उन वीडियोस को प्लीज़ चेकआउट करना जिससे कि आपके एग्जाम्स इजीली कवर हो जाएँ। तो चलिए आज की वीडियो से हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले ये आपकी कंप्लीट यूनिट डेटा मैनेजमेंट पर बेस्ड है। तो कंप्लीटली देखेंगे कैसे मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस में आप डेटा को मैनेज करते हो। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेटा मैनेजमेंट क्या है। तो बेसिकली अगर देखा जाए हमने क्या किया, अपने मोबाइल डिवाइसेस अपने मोबाइल एनवायरनमेंट डिवाइसेस को यूज़ किया, जिससे कि हम मोबिलिटी के मोड में सर्विसेज को यूज़ कर पाएँ। सिंपल था, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में। लेकिन जब हम उस डिवाइस में डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो उसका एफिशिएंटली मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। क्योंकि हम भी जानते हैं अगर डेटा का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होगा, तो ना ना डेटा अच्छे से सेव हो पाएगा, ना अच्छे से डेटा का रिट्रीवल हो पाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएँगी अगर हमने डेटा का मैनेजमेंट नहीं किया। तो देखिए सबसे पहले, तो इसी वजह से डेटा मैनेजमेंट इन मोबाइल कंप्यूटिंग refers to the process of handling data effectively in mobile environments where devices communicate wirelessly and are often constrained by factor like storage, battery and connectivity। तो मतलब कि जो मोबाइल डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो जो कि डिपेंडेंट है आपके बैटरी, आपके लिमिटेड स्टोरेज जो कि आपको पर्टिकुलर डिवाइसेस में मिलती है, उन वायरलेस डिवाइसेस पर जब आप अपने मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की सर्विसेज को यूज करोगे, तो उसमें जो डेटा स्टोर हो रहा है, डेटा का मैनेजमेंट करना नेसेसरी हो जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं की फीचर्स के बारे में। तो की फीचर में सबसे पहला क्या है, इसमें सबसे पहले अगर आपको डेटा मैनेजमेंट को अगर आपको किसी भी मोबाइल डिवाइसेस में डेटा मैनेजमेंट बेस्ट वे में क्रिएट करना है, तो उसमें सबसे पहला आपका होना चाहिए की फीचर एफिशिएंट स्टोरेज होना चाहिए डेटा का। यानी कि आपका डेटा इतने ऑप्टिमाइज़ फॉर्मेट में स्टोर होना चाहिए जिससे कि आपके स्टोरेज जो है जिससे कि आपका स्टोरेज उस पर्टिकुलर डिवाइस का वो एफिशिएंटली ऑप्टिमाइज़ हो सके। देन नेक्स्ट, आपके डेटा का सिंक्रोनाइज़ेशन अच्छे से होना चाहिए। मतलब क्या है, जो डेटा आपके मोबाइल डिवाइस में अवेलेबल है, वही डेटा आपके सर्वर पर भी अवेलेबल होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अप टू डेट। मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो डेटा आपके मोबाइल के ईमेल ऐप में है, वही डेटा आपके ईमेल के सर्वर पर भी अवेलेबल होना चाहिए। कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट डेटा मैनेजमेंट के थर्ड फीचर में आपका डेटा का रिट्रीवल अच्छे से होना चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने डेटा को स्टोर किया तो उसका रिट्रीवल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रही है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डेटा रिट्रीवल आपका फास्ट एंड एफिशिएंट होना चाहिए विद लो बैंडविड्थ। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। देखिए, जो आपका डेटा स्टोर होता है आपके मोबाइल डिवाइसेस में, ऐसा नहीं है कि वो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में हो या फिर इमेज फॉर्मेट में हो। आपका ली वो आपका वो क्रेडेंशियल्स यानी कि पासवर्ड्स भी हो सकते हैं। तो उस डेटा की सिक्योरिटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उस टाइम पे। तो डेटा मैनेजमेंट जब आप टेक्नीक यूज़ कर रहे हो अपने मोबाइल डिवाइसेज़ में, तो उसमें सिक्योरिटी का कंसर्न हमेशा रहना चाहिए। स्केलेबल होना चाहिए आपका डेटा मैनेजमेंट, और बैकअप एंड रिकवरी भी आपके डेटा मैनेजमेंट टेक्नीक में अवेलेबल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि रेगुलर बेसिस पे आप देखते भी हो, आपका डेटा चाहे वो व्हाट्सएप के चैट्स का डेटा हो, आपके ड्राइव पर जाता रहता है। ठीक है? जिससे कि आप इन फ्यूचर अगर डेटा लॉस भी होता है आपके ऐप में से, तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स हमने देख लिए डेटा मैनेजमेंट के। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब बात करते हैं कि क्या की इश्यूज़ आ सकते हैं आपके डेटा मैनेजमेंट में। तो सबसे पहला आपका मोबिलिटी का इश्यू यानी कि लोकेशन मैनेजमेंट का इश्यू। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है कि मैनेजिंग यूज़र डेटा इफेक्टिवली एज़ मोबाइल यूज़र्स मूव बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। जैसे कि हम जानते हैं कि मोबाइल यूज़र आपके डिफरेंट नेटवर्क्स में मूव कर सकता है ईज़िली। तो उस टाइम पे यूज़र का डेटा मैनेज करना बहुत ज़्यादा, विजिटर लोकेशन का डेटा होगा या फिर होम लोकेशन का डेटा जो उसके रजिस्ट्रार में रहता है। हमने देखा भी था, आपने इससे प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इन चीज़ों के बारे में। जो आपकी एमएससी होती है यानी कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर, उसमें जो आपकी रजिस्ट्रार होते हैं, जो डेटाबेस रहते हैं आपके विजिटर लोकेशन आइदर आपका होम लोकेशन, तो उसमें जो मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए वो आपकी एक्यूरेटली होनी चाहिए। यानी कि जैसे जैसे यूज़र आपका मूव कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स में, तो विजिटर लोकेशन नाम के डेटाबेस में उसका डेटा एफिशिएंटली जाके स्टोर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने उस पर्टिकुलर नेटवर्क में मूव तो कर लिया लेकिन डेटा स्टोर नहीं हुआ। ठीक है? उससे क्या होगा, आपके डेटा का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है? जैसे कि सीमलेस हैंडओवर ऑफ कॉल्स और इंटरनेट सेशन ड्यूरिंग ट्रैवल। सिंपल बात, ट्रैवलिंग मोड में लोकेशन का मैनेजमेंट अच्छे से कर पा रहे हो, तो उस टाइम पे आपका हैंडओवर भी और आपका जो आपका सेशन मैनेजमेंट होता है, वो अच्छे से हो पाएगा ट्रैवलिंग मोड में।
अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहला इशू हमने देख लिया डेटा मैनेजमेंट में। देन नेक्स्ट बात करते हैं वायरलेस मीडियम चैलेंजेस। देखिए इसमें क्या इशू आ सकते हैं। इशू लाइक वीक सिग्नल। ऐसा हो सकता है कि अगर आपका वायरलेस सिग्नल ही वीक है तो उस टाइम पे डेटा मैनेजमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा। इंटरफेरेंस इशू हो सकता है, बैंडविड्थ का लिमिटेशंस कैन अफेक्ट कर सकती है आपके डेटा ट्रांसमिशन में, क्योंकि अगर सिग्नल ही वीक हो गया तो आपको जो डेटा है जब आपके सर्वर पे जाएगा सेव होने के लिए, वो क्या करेगा, उसको अफेक्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन लॉस होगा। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखा जाए इसका नॉर्मल वीडियो स्ट्रीमिंग के टाइम पे इंटरप्शन अगर आ गया तो ड्यू टू पुअर नेटवर्क स्ट्रेंथ, तो वीडियो स्ट्रीमिंग का जो डेटा रहेगा आप अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाओगे। वही नेक्स्ट आपका कैशे कंसिस्टेंसी एंड डेटा रेप्लिकेशन। देखिए इसका मतलब क्या है, एंश्योर करता है दैट कैश टेम्पररी स्टोर डेटा होता है वो आपका अप टू डेटेड रहना चाहिए। मतलब क्या, देखिए इसका, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर आप जैसे फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे अगर आपने लॉगिन किया, फर्स्ट टाइम आपने लॉगिन किया, तो उस टाइम पे आपका क्या होता है, जो कैश में एक होती है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी में आपका डेटा स्टोर हो जाता है आपके क्रेडेंशियल्स का। नेक्स्ट टाइम अगर आपने उस ब्राउजर की कैशे क्लियर नहीं की तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली बिना किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी के आप उसमें एंटर कर सकते हो उस वेबसाइट के होम पेज पे। ठीक है, तो ये फायदा होता है कैश मैनेजमेंट का। अब डिवाइस में कैसे हेल्पफुल हो रहा है, तो इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। एंश्योर करते थे कि आपका जो ईमेल बॉक्स रहता है वो शो करे आपका सेम अपडेट्स ऑन ऑल डिवाइसेस। लेकिन नेक्स्ट मैनेजमेंट इशू क्या आ सकता है कि ब्रॉडकास्टिंग में, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी सर्वर्स होते हैं, आइदर आपका वेदर ऐप का हो या फिर आपका कोई बैंक का सर्वर हो, वो आपकी ब्रॉडकास्ट टेक्निक पे बेस्ड होते हैं। ब्रॉडकास्ट टेक्निक हम जानते हैं, एक सेंडर होता है और रिसीवर मल्टीपल्स होते हैं जिनके पास वो डेटा जाता है। ओके, यानी कि रिसीवर एंड जो है आपका रिसीव करने वाले जो यूजर्स हैं वो मल्टीपल्स हैं, लेकिन सेंडर एक ही है। तो इस टाइम पे डेटा का मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। रीजन क्या है इसका, देखिए सर्वर जो होता है आपका ब्रॉडकास्ट टेक्निक को यूज करता है, डेटा टू मल्टीपल डिवाइसेस रिक्वायर करता है एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो रिसीवर के पास डेटा अच्छे फॉर्मेट में नहीं जा पाएगा। फॉर्मेट से मतलब एक डिवाइस पे डेटा परफेक्टली जा पा रहा है लेकिन दूसरे डिवाइस पे वो डेटा लॉस होके जा रहा है। तो ये टेक्निक नहीं होनी चाहिए, वरना नहीं तो आपके जो नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनकी सर्विसेज बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगी। ओके, तो की इश्यूज आपके आ सकते हैं डेटा मैनेजमेंट के टाइम पे। एग्जांपल के तौर पे मैंने बता रखा है, जैसे कि वेदर ऐप होती है आपके अपडेट करती है, अपडेट जितने भी आते हैं उसके डे टू डे अपडेट जितने भी रहते हैं वो ऑल मोबाइल्स में आपके शो होते हैं स्पेसिफिक रीजन के अकॉर्डिंग। अगर ये सही से काम नहीं करेगा ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट, तो वो अच्छे से प्रॉपर्ली नहीं उनको शो होगा, जिससे कि इनकंसिस्टेंसी आएगी और वो पुअर एक्सपीरियंस के साथ उस पर्टिकुलर सर्वर को यूज ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। ठीक, इशूज हमने देख लिए हैं इसके 4। ठीक है, नेक्स्ट की इशू के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट की इशूज है आपके ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। देखिए इसका मतलब क्या है, मेंटेनिंग सिक्योर एंड रिलायबल डेटा ट्रांजैक्शंस इवन ड्यूरिंग कनेक्टिविटी डिस्ट्रप्शन। मतलब कि अगर कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, ठीक है, आपने भी देखा होगा कि आप अगर नेटवर्क से कनेक्टेड हो और आप किसी सर्वर से डेटा पैकेट्स को रिसीव कर रहे हो, तो नेटवर्क की जो इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है, उसकी कवरेज में, उसकी स्ट्रेंथ में वो फेस करनी पड़ती है आपके मोबाइल डिवाइसेस को। तो उस टाइम पे हमारे पास एक ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए जो कि ट्रांजैक्शंस को इजीली हैंडल कर पाए। क्योंकि अगर छोटा सा एग्जांपल ये देख लेते हैं हम कि अगर कनेक्शन आपका वीक हुआ तो आपका डेटा लॉस हो जाता है। तो अगर इस तरीके का इशू बना रहा हमारे डेटा मैनेजमेंट में, तो देखिए इससे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको। बैंक का अगर आप एग्जांपल ले लो, अगर आप किसी को भी मनी ट्रांसफर कर रहे हो और क्योंकि वायरलेस कनेक्शन में डिस्क होने के चांसेस रहते हैं, तो उस टाइम पे क्या रहेगा, आपका डेटा लॉस होगा एंड लॉस होने की वजह से क्या होगा, लॉस हो जाएगा एंड आपका ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस टाइम पे हमारे पास एक ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए जो कि ये इंश्योर करे कि आपका ट्रांजैक्शन का जो मैनेजमेंट है वो परफेक्टली हो। एग्जांपल के तौर पर एंश्योरिंग एन ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर कंप्लीट करे करेक्टली डिस्पाइट नेटवर्क इंस्टेबिलिटी। ठीक है, अगर स्टेबल भी नहीं है आपका वो नेटवर्क तो भी उसका ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए। तो ऐसा हमारे पास मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं अब नेक्स्ट वायरलेस सिक्योरिटी इशू। देखिए वायरलेस के पर्सपेक्टिव से सिक्योरिटी एक कंसर्न बना रहता है सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपका वायरलेस जो आपका नेटवर्क रहता है वो जल्दी हैक हो जाता है। तो उस इशू को भी रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स होनी चाहिए जिससे कि हमारा डेटा प्रोटेक्ट रहे, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम साइबर थ्रेट्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड हैकिंग इन वायरलेस नेटवर्क। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर यूजिंग इंक्रिप्शन, हम इस टाइम पे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स का यूज कर सकते हैं जो हमारे मोबाइल को भी सिक्योर करेंगे और हमारे मोबाइल के जितने पेमेंट्स वगैरह हम करते हैं तो उनको भी सिक्योर करें। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्टेबिलिटी ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। अगर डेटा मैनेजमेंट का जो एक इशू बन के आता है होता है पोर्टेबिलिटी ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। देखिए इसका क्या मतलब है, हम जानते हैं जितने भी आपके ऐप वगैरह रहते हैं वो अगर लाइट वेट हैं,
अगर वो लाइट वेट तरीके से डिज़ाइन है, तो उसका क्या मतलब होता है कि वो कंज़्यूम करेंगे लेस मेमोरी और लेस पावर ही वो कंज़्यूम करेंगे आपकी बैटरी की। ओके, लेकिन वहीं अगर आपने एक एप्लीकेशन हाई परफॉर्मेंस का बना दिया और हाई लाइट वेट ना बना के हैवी वेट बना दिया, तो वो क्या करेगा, लेस मेमोरी कंज्यूम ना करके मोर मेमोरी कंज्यूम करेगा और मोर ही आपकी एनर्जी को भी कंज्यूम करेगा आपकी बैटरी की। तो उस टाइम पे अगर ये इस तरीके का मैकेनिज्म हो, ठीक है, आपके ऐप वगैरह आपके लाइट वेट ना बनकर हैवी वेट ही बने, तो आपको अपने पोर्टेबल डिवाइस की बैटरी भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, उसकी जो रैम वगैरह है, उसकी जो स्टोरेज मेमोरी है, उसको भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, जिससे कि आपका पोर्टेबल डिवाइस को कैरी करना, पोर्टेबल बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है? उसका साइज़ ही इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे कि वो डिवाइस पोर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप डेटा मैनेजमेंट की टेक्नीक का यूज़ कर रहे हो, तो आपके जितने भी ऐप्स वगैरह बने, किसी भी मोबाइल डिवाइस के लिए वो लाइट वेट बने, जैसे कि वो लेस मेमोरी और लेस पावर को ही कंज़्यूम करें। क्वालिटी ऑफ सर्विस इश्यू क्या रहता है आपका? इंश्योर करें स्मूथ परफॉर्मेंस को, रिलायबिलिटी एंड स्पीड इन मोबाइल डेटा सर्विस। एग्जांपल के तौर पे आपका प्रायोरिटाइजिंग वीडियो कॉल्स ओवर डाउनलोड्स इन लो बैंडविड्थ सिनेरियोज। तो ये कुछ इशू थे। अब बात करते हैं हम इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग ऑन डेटा मैनेजमेंट, यानी कि मोबाइल कंप्यूटिंग का क्या इम्पैक्ट आता है आपका डेटा मैनेजमेंट पे। तो सबसे पहला आपका है डेटा डिसेमिनेशन इम्पैक्ट। इसका क्या मतलब है? डेटा डिसेमिनेशन में हम जानते हैं आपका मोबाइल कंप्यूटिंग जो भी एनवायरनमेंट रहता है वो ब्रॉडकास्ट टेक्निक को यूज़ करता है, जिसमें आपका एक सेंडर रहता है एंड आपके मल्टीपल्स रिसीवर रहते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में डेटा मैनेजमेंट को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो, तो देखिए उससे होगा क्या, आपके सर्वर पे जो क्लाइंट का कम्युनिकेशन रहेगा वो रिड्यूस होगा, यानी कि सर्वर का ओवरहेड कम से कम हो जाएगा। और जब सर्वर का ओवरहेड कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो रिक्वायर करेगा ऑप्टिमाइज मेथड टू मैनेज बैंडविड्थ एंड प्रिवेंट करेगा डिलेज को। ठीक है, और मेमोरी भी कम यूज करेगा और पावर भी कम ही कंज्यूम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका डेटा मैनेजमेंट अच्छा है मोबाइल कंप्यूटिंग में, और मोबाइल कंप्यूटिंग को आप डेटा मैनेजमेंट के साथ यूज कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपके न्यूज जैसे ऐप जो है वो सेंड कर सकते हैं रियल अपडेट्स को अपने यूजर्स को इन स्पेसिफिक लोकेशन थ्रू पुश नोटिफिकेशन। पुश नोटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने एक सेंटर लोकेशन से पुश कर सकते हैं अपने एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन को टू ऑल यूजर्स। ठीक है, पहला हो गया आपका इम्पैक्ट। देन नेक्स्ट क्वेरी प्रोसेसिंग इम्पैक्ट क्या होता है आपका? तो अगर आप क्वेरी को सेंड करते हो अपने डिवाइस से सर्वर के पास, तो वो सर्वर उस क्वेरी को हैंडल करता है। ठीक है, उससे प्रोसेसिंग करता है। तो प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं पावर भी कंज्यूम करेगी और आपकी रिसोर्सेज को भी यूज करेगी। ओके, लेकिन अगर भाई डेटा मैनेजमेंट आपका एफिशिएंट है, तो उस टाइम पे उस सर्वर को ज़्यादा लोड लेने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, आराम से वो परफेक्ट मैनर में, क्योंकि डेटा मैनेजमेंट में आगे हम इंडेक्स बेस्ड को भी पढ़ेंगे, क्योंकि कंप्लीट डेटा मैनेजमेंट आपका जब भी बनता है जब आपने उसमें इंडेक्स बेस्ड टेक्निक को यूज कर रखा है अपने डेटा को मैनेज करने के लिए। अब इंडेक्स बेस्ड टेक्निक है, तो यानी कि डेटा का रिट्रीवल, उसको सेव करना, उसका मैनेजमेंट करना और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, जिससे कि सर्वर को उस क्वेरी को प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम को कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा और आपका परफॉर्मेंस भी आपकी इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर गूगल मैप्स का लिया जाए, प्रोसेसिंग लोकेशन बेस्ड क्वेरीज लाइक नियर बाय रेस्टोरेंट्स कौन से हैं आपके, बेस्ड ऑन द यूजर्स जीपीएस कोऑर्डिनेट्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं कैशिंग। देखिए कैशिंग का कैसे इम्पैक्ट आएगा, मीनिंग क्या है इसकी, टेम्परेली स्टोर करते हैं आपका डेटा ऑन मोबाइल डिवाइस फॉर फास्टर एक्सेस लेटर। ये बात करते हैं इम्पैक्ट की। इम्पैक्ट ये आएगा आपका, कैशिंग हम जानते हैं इंप्रूव करती है आपकी स्पीड कहीं ना कहीं, बट कीपिंग द कैश डेटा अपडेटेड कंसिस्टेंट। मतलब कि आपका कैश मेमोरी में जो आपका कैश डेटा है वो आपका अप टू डेटेड रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, आपके सर्वर पर भी और आपके मोबाइल ऐप में भी। ठीक है, अब उसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए वो आपका उसमें कंसिस्टेंसी रखने के लिए वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है व्हेन डिवाइस गो ऑफलाइन। मतलब आपका डिवाइस ऑफलाइन हो गया, नेटवर्क से कनेक्टिविटी आपकी डिस्कनेक्ट हो गई, तो उस टाइम पे, और आप किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे मूव कर रहे हो, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है अपने आपके मैकेनिज्म को उस डेटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए। लेकिन हालांकि अगर देखा जाए तो आज के टाइम में मॉडर्न स्टेट में वो चीज़ें काफ़ी हद तक हमने रिजॉल्व कर ली हैं, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट की अगर हम बात करें कि मोबाइल एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट आएगा डेटा मैनेजमेंट में, तो वो ये आपकी ये इम्पैक्ट है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स कैश रिसेंटली वॉच एपिसोड टू अलाउ सीमलेस प्ले बैक इन ऑफलाइन मोड। मतलब कि एग्जाम्पल लें तो उसमें जो रिसेंटली वॉच्ड एपिसोड रहते हैं उनको आप प्लेबैक कर सकते हो ऑफलाइन मोड में। ठीक है, देखिए अब इसका क्या मतलब है डेटाबेस ओवरफ्लो का।
हम चाहते हैं हमने डेटा मैनेजमेंट तो अच्छे से कर लिया अपने मोबाइल डिवाइसेस में, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे कहीं ना कहीं वो डेटा आपका फुल भी होगा। लेकिन वहीं अगर आपने मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में उसमें यूज़ कर रखा है, तो उस टाइम पे होगा क्या, जो आपका ओवरफुल डेटा है, ठीक है, चाहे वो ओल्डर डेटा हो या फिर लेस इंपॉर्टेंट डेटा हो, वो आपका आयतर या तो कंप्रेस्ड होगा या फिर वो आपके मूव हो जाएगा आपके क्लाउड स्टोरेज पे। हमने देखा था पहले बैकअप रिकवरी वाले की फीचर में। ओके, एग्जांपल के तौर पे आपका व्हाट्सएप का बैकअप ओल्ड चैट्स का वो आपके गूगल ड्राइव पे आपका सेव होता रहता है। तो ये आपके कुछ इम्पैक्ट थे मोबाइल कंप्यूटिंग के डेटा मैनेजमेंट में, जो कि डेटा मैनेजमेंट को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। अब बात करते हैं मोबाइल डेटाबेस के बारे में। तो देखिए मोबाइल डेटाबेस का सिंपल सा मतलब ये है, देखिए नाम से क्लियर है, मोबाइल डेटाबेस जो आपके मोबाइल डिवाइसेस में डेटाबेस अवेलेबल है स्टोरेज परस्पेक्टिव से, जो भी आपको मोबाइल डिवाइस में स्टोरेज मिलती है वही आपका एक तरह का डेटाबेस है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपके डेटा को स्टोर ही कर रहा है, ठीक है। और उसमें मैनेजमेंट एल्गोरिथम भी इस तरीके से है कि पीडीएफ टाइप का डेटा पीडीएफ के फॉर्मेट में रहेगा सिर्फ, एमपी3 का फॉर्मेट का डेटा एमपी3 के फॉर्मेट में रहेगा। तो सारे फॉर्मेट आपको एल्गोरिथम अच्छे से उसमें डिफाइन है। ओके, तो जो आपको 64 GB 128 GB, तो ये टाइप की जो आपको स्टोरेज मिलती है मोबाइल्स में, वही आपका मोबाइल डेटाबेस कहलाता है। तो पढ़ते हैं अब इसको। अ मोबाइल डेटाबेस इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ डेटाबेस डिजाइंड यूज इन मोबाइल डिवाइसेस वेयर इट सपोर्ट्स डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिट्रीवल फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस। ये सब हम करते हैं, ठीक है। मोबाइल डेटाबेस को और अच्छे से समझने के लिए इन ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, इन पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं। जो आपका क्लाइंट रहता है वो आपका वायरलेसली कनेक्टेड रहता है आपके सर्वर से, ठीक है। क्लाइंट से मतलब आपका मोबाइल डिवाइस। कैशे स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड ट्रांजैक्शंस टू प्रिवेंट डेटा लॉस इफ द कनेक्शन फेल्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कैश का एग्जांपल देखिए। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन पे या फिर किसी भी ब्राउजिंग पे किसी भी वेबसाइट पे आप ब्राउजिंग करते हो, उस टाइम पे आपके मोबाइल की कैश मेमोरी में ये सारा डेटा आपके स्टोर हो जाता है, ठीक है। जिससे आपको कोई एक्स्ट्रा क्रेडेंशियल्स उसमें एंटर नहीं करने पड़ेंगे, आप डायरेक्टली भी उसमें एंटर हो सकते हो। नेक्स्ट, डेटाबेस जो होता है आपका ऑर्गेनाइज करता है इन्फॉर्मेशन को इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कॉन्टैक्ट, प्राइस इन्फो, डिस्टेंस ट्रैवल, ये आपका पर्टिकुलर फॉर्मेट रहता है। आपके कॉन्टैक्ट्स का डेटा है, आपके इमेजेस का, आपकी गैलरी का, आपके फाइल मैनेजर का डेटा, वो सभी उसको ऑर्गेनाइज करके रखता है अच्छे फॉर्मेट में। आपके सिस्टम फाइल्स का भी डेटा वो ऑर्गेनाइज करता है, वही डेटाबेस। ओके, इन अ मोबाइल डेटाबेस यूजर्स नीड टू एक्सेस एंड अपडेट डेटा स्टोर्ड इन फाइल्स ऑन अ सर्वर और कस्टमर रिकॉर्ड फॉर अ डेटाबेस, ठीक है। देन नेक्स्ट, द टाइप ऑफ अ वर्क डन बाय मोबाइल डेटाबेस यूजर्स इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर सिस्टम। अब डेटाबेस का अगर आप यूज कर रहे हो मोबाइल डेटाबेसेस का, तो वो ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या रहता है, क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट करता है उसको तभी डेटा पैकेट्स मिलते हैं, अदरवाइज उसको नहीं मिलते। लेकिन वहीं आपके मोबाइल डेटाबेस आर्किटेक्चर में ये रहता है, आपका मोबाइल का डेटाबेस ऑलवेज एक्टिव मोड में रहता है। आपका व्हाट्सएप की चैट का डेटा हो, आपके आपका जीमेल का डेटा हो, वो आपके पुश नोटिफिकेशन से उनके सर्वर से डायरेक्टली आता रहता है। ओके, नेक्स्ट, विद मोबाइल डेटाबेसेस यूजर्स कैन एक्सेस एंड एक्सचेंज डेटा ऑन दियर स्मार्टफोन्स और पीडीएस इवन व्हेन दे आर फार फ्रॉम द सर्वर और ऑफलाइन। देखिए सिंपल सा मतलब है इसका, मोबाइल डेटाबेसेस का आप यूज ही इसलिए कर रहे हो, जैसे कि आपने जीमेल ऐप को ओपन किया, के ऐप में जब आपने किसी ईमेल में चेंजेस किया या किसी को सेंड की ईमेल, तो उस टाइम पे जो आपका टेम्पररी कैश्ड रहता है आपका डेटा आपके मोबाइल डेटाबेस में, वो आपकी कनेक्टिविटी आपकी ऑन होती है आपके इंटरनेट से। उस टाइम पे क्या होता है, वो आपका कैश मेमोरी से डेटा अपने आप सिंक्रोनाइज होके इस तरीके से हमने मैकेनिज्म बना रखा है, वो आपका सिंक्रोनाइज होके आपके सर्वर पे भी अपडेट हो जाता है। देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा, आपके सर्वर से हमें बार बार कांटेक्ट करने की कोई नीड नहीं है। सर्वर से क्या होता है, अगर आपका एप्लीकेशन अपने सर्वर से कनेक्टेड है, जो कि होता भी है, तो सर्वर अपने डेटाबेस से कुछ फाइल्स की कॉपीज उठा के उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को दे देता है, ठीक है, आपके मोबाइल में रन कर रही है। अब रनिंग एप्लीकेशन में जो आपका कॉपी हुआ हुआ डेटा है, आप ऑपरेशन उसी कॉपी हुए हुए डेटा पर करते हो। जैसे ही आप चेंजेस कर देते हो, तो आफ्टर सम टाइम वो डेटा आपके डेटा सर्वर पे भी, जैसे आप इसको रिफ्रेश करते हो या फिर आप उसको ऐप को क्लोज करते हो, वो आपके सर्वर पे भी अपडेट हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप ऑफलाइन मोड पे हो और आपने कोई चेंजेस किए, तो उस टाइम पे ऑफलाइन मोड तक आपका डेटा सर्वर पे चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, तो आपका वो चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसका और एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं।
आपने इंटरनेट को कनेक्टिविटी को ऑफ करके किसी को मैसेज सेंड किया व्हाट्सएप पे, ओके? तो यानी कि आपका जो व्हाट्सएप का चैट है, यानी कि आपका जो व्हाट्सएप का ऐप है, उसका कनेक्शन कट गया आपके उसके सर्वर से। तो यानी कि जो चेंजेस आप करोगे, आपने मैसेज सेंड किया, वीडियो सेंड करी, ठीक है, आपने कोई भी पीडीएफ फाइल सेंड करी, तो आपके कहाँ पर हो रही है वो? आपके लोकल डेटाबेसेस में चेंज हो रहे हैं। जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट होगे, ऑनलाइन मोड पे आओगे, जैसे ही आप ऑनलाइन होगे, तो आपका वो डेटा पहले सर्वर पे चेंज होगा, ठीक है, व्हाट्सएप के सर्वर पे चेंज होगा, देन सर्वर से आपके उस पर्टिकुलर यूजर के पास जाएगा जिसको आपने वो सेंड किया है। तो इससे ज्यादा इजी एग्जांपल कोई हो नहीं सकता है, आपने रियल लाइफ में यूज भी किया होगा। तो आपने देख लिया मोबाइल डेटाबेस का कितना ज़्यादा एडवांटेज है। अगर डेटाबेस ना हो मोबाइल के अंदर, रियल टाइम में अपने मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट करके ही आप किसी भी अनदर पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हो, उसको मैसेज सेंड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। जैसे ही कनेक्शन लॉस होगा तो आप किसी को भी मैसेज सेंड वगैरह कुछ नहीं कर सकते, ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है अगर आप मोबाइल डेटाबेसेस का यूज़ नहीं करते हो। ओके, देखिए हो गया। डेटा कैन बी सिंक्रोनाइज्ड विद अ सर्वर लेटर व्हेन इंटरनेट कनेक्शन इज अवेलेबल। ठीक है, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, इंटरनेट कनेक्शन जैसे ही अवेलेबल होगा, आपका डेटा डायरेक्टली आपके सर्वर से अपडेट हो जाएगा। बात करते हैं नीड क्या है आपके मोबाइल डेटाबेसेस की। सबसे पहला ऑफलाइन एक्सेस आपको मिल जाता है, देन आपका डेटा का सिंक्रोनाइजेशन हो पाता है। मैं आपको एग्जांपल देकर मैंने आपको क्लियर कर दिया। एफिशिएंट स्टोरेज आपको मिलती है आपके डिवाइस के अंदर, फास्टली आप एक्सेस कर पा रहे हो, क्योंकि रिड्यूस करता है नेटवर्क की डिपेंडेंसी। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल करते हैं नेटवर्क की डिपेंडेंसी, यानी कि रिड्यूस करता है नीड फॉर कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर बेसिक फंक्शन। जैसे कि अगर आप बेसिक फंक्शन कर रहे हो, अपने एड्रेस को चेंज कर रहे हो, अपनी प्रोफाइल फोटो को चेंज कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी को नीड नहीं होगी बेसिक फंक्शंस के लिए। आप ऑफलाइन मोड में होकर भी आप इन चेंजेस को कर सकते हो, जिससे कि जब आप ऑनलाइन मोड पे आओगे तो डेटा ऑटोमेटिकली आपका सिंक हो जाएगा आपके सर्वर के साथ। ठीक है, तो ये एडवांटेज होता है डेटाबेस का। इंप्रूव करता है यूजर के एक्सपीरियंस को, तो यूजर का तो एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा ही, क्योंकि स्मूथ उसको परफॉर्मेंस मिल रही है अपने डेटा को हैंडल करने के लिए। बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ मोबाइल डेटाबेसेस। ठीक है, आर्किटेक्चर में सबसे पहला होता है आपका मोबाइल यूनिट, यानी कि जो आप डिवाइस यूज कर रहे हैं पोर्टेबल, वो आपका मोबाइल यूनिट की कैटेगरी में आता है। देन होता है आपका एक पर्टिकुलर डेटाबेस, जो डेटाबेस आप उसमें यूज कर रहे हो। देन होता है आपका एक फिक्स्ड होस्ट। फिक्स्ड होस्ट कहलाता है आपका वो सर्वर जिससे आपका वो पर्टिकुलर ऐप आपका कनेक्टेड है, आइदर आपका व्हाट्सएप का, आइदर आपका जीमेल का। ठीक है, वही मैनेजमेंट लिख रखी है कि मोबाइल डेटाबेस आपका टिपिकली इंक्लूड करता है सेवरल की कंपोनेंट्स को, जैसे कि आपका मोबाइल यूजर, फिक्स्ड होस्ट यानी कि आपका सर्वर, यानी आपका बेस स्टेशन जो आपका टावर वगैरह रहता है। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोज में। ओके, फिक्स्ड होस्ट या फिर सर्वर से मतलब, द फिक्स्ड होस्ट इज द सेंट्रल सर्वर और डेटाबेस सिस्टम दैट स्टोर्स द मेन डेटा। एग्जाम्पल आपका कस्टमर का रिकॉर्ड हो सकता है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो सकती है, और ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेन करने के लिए कंसिस्टेंसी, सिक्योरिटी एंड डेटा का सिंक्रोनाइजेशन करना। ओवरऑल चीज़ें हमने देख ली है, पूरा प्रोसेस हमने देख लिया, आप आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो भी जाएंगी। मोबाइल यूनिट होती है आपकी जो पर्टिकुलर डिवाइस आपको यूज़ कर रहे हो। बेस स्टेशन आपका आपका टावर रहता है जो कि सिग्नल्स को रिसीव भी करता है, आपका ट्रांसमिट करता है। सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म आपको पता है, ऑफलाइन मोड में आप जो आपने चेंजेस किए हैं वो आपके ऑनलाइन मोड पे आने पर वो आपके सिंक्रोनाइज होने चाहिए, जिससे कि आपका डेटा कंसिस्टेंट रहे इन ऑल डिवाइसेस। डेटा कैशे क्या होती है, जो डेटा आप फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हो, तो वो डेटा आपका कैश मेमोरी में स्टोर हो जाना चाहिए, जिससे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा फास्टर हो जाए। नेटवर्क लेयर क्या होती है, द नेटवर्क लेयर हैंडल्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, एंश्योर करते हैं स्मूथ डेटा ट्रांसफर बिटवीन द मोबाइल यूजर फिक्स्ड होस्ट विया बेस स्टेशन। अब देखिए, जब आपका डेटा वायरलेसली ट्रांसमिट हो रहा है तो कुछ ना कुछ को फॉलो करके ही जा रहा होगा, जिससे कि उसकी सिक्योरिटी बनी में रिलायबिलिटी बनी रहे, यानी कि जो डेटा आपने सेंड किया या रिसीव कर रहे हो वो आपका प्रॉपर सेंड या रिसीव होना चाहिए। तो उस टाइम पे हमने कुछ प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। प्रोटोकॉल आपकी लेयर में आती है, एक पर्टिकुलर लेयर, उसको बोलते हैं नेटवर्क लेयर, जैसे कि आपकी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल या फिर आपकी यूडीपी प्रोटोकॉल। वो आगे आने वाले टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो कि आप नेटवर्क लेयर में सिंपल यूज कर रहे हो आप कुछ प्रोटोकॉल्स को, जिससे कि आपका डेटा रिलायबल हो सके, अपने डेस्टिनेशन पे प्रॉपरली पहुंच सके, ठीक है, और आपके डेटा जो है वो स्मूथली ट्रांसफर भी हो सके। नेटवर्क लेयर होती है वो हेल्प करती है आपके ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, लेटेंसी को रिड्यूस करने के लिए, और आपके कम्युनिकेशन को रिलायबल बनाने के लिए। तो ऐसे कुछ की कंपोनेंट्स थे आपके आर्किटेक्चर में मोबाइल डेटाबेस के। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ नेक्स्ट। अब बात करते हैं एग्जाम्पल क्या मोबाइल डेटाबेस आर्किटेक्चर का, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि आपका एक मोबाइल ऐप है, एमयू जिसे हम बोल रहे हैं, स्टोर करता है यूजर के प्रेफरेंसेस को,
एंड सेटिंग्स को लोकली ऑन द फोन स्टोरेज। आपने कोई भी ऐप आपने यूज किया, आप कोई भी ऐप पर्टिकुलर ऐप आप यूज कर रहे हो, उसमें आपने कुछ भी सेटिंग्स के चेंजेस किए, जैसे कि उसकी थीम को चेंज करना हो, उसका लेआउट चेंज करना हो, वो आपने अपने लिए किए हैं, तो वो चेंजेस कहाँ पर स्टोर रहेंगे? आपके लोकल डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ऐसा तो नहीं है जो चेंजेस आपने अपने उस पर्टिकुलर ऐप के लिए किए वो सभी के लिए हो जाएंगे, वो नहीं हो सकता, आपने अपने लिए किया। तो द ऐप इंटरेक्ट्स विद द सेंट्रल सर्वर, फिक्स्ड होस्ट के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, वो पर्टिकुलर ऐप जो आपके मोबाइल डिवाइस में है, दैट होल्ड्स द मेन एप्लीकेशन डेटा। अब वो ऐप कैपेबल बनाता है आपके डिवाइस को, जिससे कि वो आप होल्ड कर सके सर्वर के डेटा को जिस पे आपको वर्क करना है। ठीक है, और सर्वर भी आपको केवल कॉपी ही प्रोवाइड करता है, एक्चुअल डेटा नहीं देता, कॉपी देता है, जिससे कि आप उस पर जब आप वर्क कर लो देन आप वो उसको सिंक कर ले ऑटोमेटिकली। द ऐप सिंक्स डेटा विद द सर्वर व्हेनेवर द डिवाइस इज ऑनलाइन यूजिंग द बेस स्टेशन टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा मोबाइल डेटाबेस कंप्लीटली। कुछ नहीं है, आपका जो मोबाइल डेटाबेस आपको यूज कर रहे हैं उसमें मैनेजमेंट वगैरह अच्छे से करना, यही सारी चीजें हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका डेटा एप्लीकेशन क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हर बार पूछा जाता है डेटा एप्लीकेशन क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। तो डेटा एप्लीकेशन को समझने के लिए मैं आपको इसको डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये आपका क्लाउड है, ठीक, क्लाउड एप्लीकेशन है, और ये आपका कोई पर्टिकुलर डेटाबेस है, आपके मोबाइल का हो सकता है, किसी और सर्वर का हो सकता है। तो डेटा एप्लीकेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, क्लाउड पे पड़े डेटा की कॉपी को आपके मोबाइल के डेटाबेस में सेंड करना, जिससे कि जब भी आप कोई अपडेट का ऑपरेशन उसमें करते हो तो देन आप ऑनलाइन मोड पे आने के बाद वो डेटा आपका क्लाउड के डेटाबेस के साथ वो आपका सिंक हो जाए और आपका इजिली कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो यही आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस रहता है। ये डेटाबेस आपका मोबाइल का भी हो सकता है या फिर किसी अनदर सर्वर का भी हो सकता है। क्लियर? चलिए अब इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं। तो नाम से क्लियर है, डेटा का रेप्लिकेशन यानी कि डेटा की कॉपी करना। अब एक चीज है, इसका सिनेरियो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। अगर मैं अपनी किसी डेटा को एक स्पेसिफिक डेटाबेस में ही सेव कर रहा हूं और इन फ्यूचर वो डेटाबेस आपका क्रैश हो गया, ठीक है, या फिर फेल हो गया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो गई, तो मेरा सारा का सारा डेटा आपका लॉस हो जाएगा। तो अपने डेटा को रिलायबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने डेटा की कॉपीज को स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे कि, और वो कॉपीज आपके मल्टीपल होस्ट के पास सेव रहती है, जिससे कि आपका डेटा एक डेटाबेस से लॉस होता है तो आप दूसरे सर्वर से उसको एक्सेस कर सको इजीली। यही फिनोमिना कहलाता है आपका डेटा रेप्लिकेशन का। ठीक है, जिससे कि आपकी रिलायबिलिटी, डेटा आपका लॉस ना हो, वो सिक्योरिटी बनी रहे फ्यूचर तक। और डेटा रेप्लिकेशन इन मोबाइल कंप्यूटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटा across different devices or servers to ensure availability and reliability। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब पॉइंट्स क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, इट इन्वॉल्व करता है आपको कॉपी करना डेटा को फ्रॉम सेंट्रल डेटाबेस से, यानी कि आपके सर्वर से, टू दी मोबाइल यूनिट यानी कि मोबाइल डिवाइसेस तक। अलाउ कर डिवाइसेस टू वर्क ऑफलाइन। मतलब क्या है, देखिए, डेटा रेप्लिकेशन ऐसा तो नहीं है कि डेटा केवल आप होता है जब आपका सर्वर कॉपी सेंड करते हैं आपके मोबाइल डिवाइसेस में उसमें चेंजेस करने के लिए, तो वो भी एक तरह का रेप्लिकेशन है। तो डेटा रेप्लिकेशन की जो टेक्निक है आपकी वहां भी यूज होती है, जो भी हमने प्रीवियस पढ़ी थी। When the mobile device is back online, the data is synchronized with the central server, ensuring that both copies are consistent. Okay, both कॉपी आपकी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए जिससे कि आपका सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर्ली हो सके। डेटा रेप्लिकेशन हेल्प करता है मिनिमाइज करने के लिए डेटा लॉस को इन केस ऑफ नेटवर्क फेलियर और डिवाइस क्रैशेस। ओके, ऑलरेडी हमको पता है। इट इनेबल ऑफलाइन एक्सेस। अगर आपका डेटा रेप्लिकेशन अच्छे से डेटा की कॉपी आपके मोबाइल डिवाइसेस में सेंड कर पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑफलाइन मोड पे उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो जब भी आप ऑनलाइन मोड पे आओगे तो आप इजीली अपने मोबाइल के डेटा को अपने सर्वर के डेटा से कंसिस्टेंट बना सकते हो, सिंक्रोनाइज कर सकते हो इजीली। ओके, द रेप्लिकेटेड डेटा ऑन द मोबाइल डिवाइस कैन बी अपडेटेड, मॉडिफाइड एंड देन सिंक बैक टू द सर्वर ड्यूरिंग द नेक्स्ट कनेक्शन। ऑलरेडी हमको पता है ये चीजें। ठीक है, और यही चीजें हमें लिखनी होती है डेटा एप्लीकेशन में, और ज्यादा कुछ भी नहीं होता। यही होता है, सर्वर के डेटा को कॉपी करना, आपके मोबाइल डिवाइसेस में सेंड करना, जिससे कि आप उसमें चेंजेस कर सको। अगर सर्वर आपको ये परमिशन दे दे कि आप उसके डायरेक्टली उसके डेटाबेस में चेंज कर दो, तो आप तो सर्वर के कंप्लीट डेटा को क्रैश कर दोगे। तो आप, दिस टेक्निक इज यूज्ड इन ऐप लाइक ईमेल क्लाइंट्स में हम यूज करते हैं, राइड शेयरिंग ऐप में भी यूज करते हैं, ई कॉमर्स वगैरह प्लेटफॉर्म पे भी हम इसको यूज करते हैं। डेटा एप्लीकेशन आपकी मोबाइल कंप्यूटिंग इंप्रूव करती है स्केलेबिलिटी को, यानी कि मोबाइल कंप्यूटिंग को जब भी आप डेटा एप्लीकेशन को यूज करते हो स्केलेबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी इंप्रूव होती ही है। ओके, तो ये हमने देख लिए हैं डेटा एप्लीकेशन की कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सिंपल है, बस कुछ नहीं करना, आपके सर्वर से डेटा कॉपीज को फेच करना है और आपके मोबाइल डिवाइसेस में सेंड करना है, जिससे कि जो बार बार इंटरेक्शन हो रहा था आपके क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, वो आपका बच जाएगा। ठीक है, और आपके सर्वर पे भी ओवरहेड नहीं आएगा। देन जब आप ऑफलाइन मोड से आप ऑनलाइन मोड पे आओगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली आपका सिंक हो जाएगा आपके सर्वर के साथ। अब बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स की जो डेटा एप्लीकेशन में यूज होते हैं। हमने किस लिए यूज किया था? अपने डेटा की अवेलेबिलिटी करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कंसिस्टेंसी, यानी कि ऑफलाइन मोड पे अगर आपने वर्क किया तो ऑनलाइन मोड पे आने के बाद डेटा सिंक हो सके इजीली, इंप्रूव कर सके हम परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट वही है, बाय रेप्लिकेटिंग डेटा टू मल्टीपल लोकेशन यूजर कैन एक्सेस डेटा फास्टर, रिड्यूस करना लेटेंसी एंड सर्वर लोड, ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, जिससे कि आपका नेटवर्क भी एफिशिएंटली ऑप्टिमाइज हो सकता है। डेटा की अवेलेबिलिटी भी आपको पता है, यानी कि जब मल्टीपल्स कॉपीज आपकी सेव होंगी मल्टीपल्स एरियाज में तो आप इजीली उसको अवेलेबल करा सकते हो। कंसिस्टेंसी तो आएगी ही जब आप ऑफलाइन मोड पे होके कुछ चेंजेस कर रहे हो, जब आप ऑनलाइन मोड पे आओगे तो आपका डेटा सिंक हो सकता है इजीली। ये हमने मैकेनिज्म बना रखा है। तो अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ रेप्लिकेशन सिस्टम। क्या वर्किंग होती है रेप्लिकेशन सिस्टम की? तो कुछ स्टेप्स है इसमें, तो वही स्टेप्स हम देखेंगे। सबसे पहला होता है आपका रेप्लिकेशन का क्रिएशन करना। ये सर्वर पे स्टोर कोई भी डेटा, उसकी अगर आपने कॉपी बनाई है तो उसको हम बोलते हैं रेप्लिका। तो उसकी सबसे पहले हमें करनी पड़ती है क्रिएशन। रेप्लिकेशन सिस्टम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे रेप्लिका को, यानी कि उसकी कॉपी को। दिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कॉपीज रेप्लिका ऑफ द डेटा फ्रॉम सेंट्रल सर्वर टू मोबाइल डिवाइस और अदर सर्वर्स। मतलब कि डेटा की कॉपी होगी आपके सर्वर से और आपके मोबाइल डिवाइसेस में या फिर अदर सर्वर्स में वो सेंड कर दी जाएगी। पी पार्ट क्या है? रेप्लिका का प्लेसमेंट करना, यानी कि इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि रेप्लिका का प्लेसमेंट किस तरीके से किया जाए। ठीक है, जिससे कि जो उसका एक्सेस करने का जो टाइम है वो कम से कम हो। रीड राइट ऑपरेशन, मतलब कि जब रेप्लिका आपने क्रिएट कर दी, उसका रिप्लेसमेंट भी कर दिया, तो उसमें अपडेट कर सकते हो, उस पर रीड कर लो उसको या फिर उसमें राइट कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। ऑफलाइन मोड पे भी कर सकते हो आप उसको, ऑनलाइन मोड पे भी कर सकते हो। डी पार्ट में रेप्लिका कंसिस्टेंसी चेक की जाती है, यानी कि जो डेटा आपके मोबाइल डिवाइस में अवेलेबल है वही डेटा आपके सर्वर पे भी होना चाहिए, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और आपके यूजर का एक्सपीरियंस भी पुअर हो जाएगा। तो ये था आपका वर्किंग पहले रैप। अब बात करते हैं आपके डेटा रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी की। तो क्या क्या स्ट्रैटेजी आप यूज करते हो डेटा रेप्लिकेशन में? तो पहले देख ले डेटा रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी क्या है। डेटा रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी रेफर टू द मेथड यूज टू मेंटेन कॉपीज ऑफ डेटा अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम और लोकेशन, एंश्योर करता है डेटा की अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। अब हेयर आर डेटा रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी, अब कौन कौन से हम उसको वन बाय वन देखेंगे। तो पहले आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लीजिए। ये आपका कोई पर्टिकुलर सर्वर है, ठीक है, और ये आपका कोई क्लाइंट है, ठीक है, आप कोई भी यूजर हो सकता है, और ये आपका ओरिजिनल डेटाबेस है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर है। रेप्लिकेशन नहीं कर रखा होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर ये मेन सर्वर ही फेल हो गया तो आप डेटा को बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके, इन फ्यूचर अगर आपने इस सर्वर के डेटा की कॉपीज को, यानी कि रेप्लिका को अलग अलग सर्वर्स में स्टोर कर दिया, तो क्या होगा उससे, आपका यूजर को रिलायबिलिटी ये रहेगी अगर एक सर्वर फेल होता है तो मैं दूसरे सर्वर से इजीली उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब ये सर्वर आपके उस क्लाइंट के नियर बाय भी हो सकता है, ठीक है, या उससे वो दूर भी हो सकता है। तो जो डेटाबेस आपका नियर होगा उस पर्टिकुलर क्लाइंट से, वो उससे डेटा को अपने एक्सेस कर लेगा, जिससे कि डेटा रिट्रीवल और फास्टर होगा। ओके, चलिए। अब जो हमने स्ट्रेटेजी देखी थी उसमें आपकी दो स्ट्रेटेजी आती है। सबसे पहला आपका सिंक्रोनस एप्लीकेशन, एक होता है आपका एसिंक्रोनस एप्लीकेशन। तो देखिए, सिंक्रोनस रेप्लिकेशन को मैं आपको इस डायग्राम से क्लियर कर देता हूं पहले। ये आपका मेन सर्वर है जहां पे आपका एक्चुअल डेटा स्टोर है, और ये आपका रेप्लिका सिस्टम है, यानी कि जहां पे आपकी कॉपी स्टोर है उस पर्टिकुलर डेटा की। क्लियर है इतनी बात? अगर इस पर्टिकुलर कस्टमर ने कोई भी इंक्वायरी करी, कोई भी अपडेट करा, ठीक है, कुछ भी जैसे कि अपडेट वगैरह करा या फिर कोई भी इंक्वायरी करी, तो जो चेंजेस हैं, अगर वो सर्वर में हो रहे हैं चेंज, यानी कि इस मेन सर्वर में भी और आपके रेप्लिका सिस्टम वाला जो सर्वर है उन दोनों में, अगर दोनों में एक साथ एक टाइम पे चेंज हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस रेप्लिकेशन। ठीक है, वहीं अगर मैंने बात करी एसिंक्रोनस से रेप्लिकेशन की, तो देखिए उसमें क्या होता है, अगर एक कस्टमर ने कोई चेंजेस किए अपने मेन सर्वर के डेटा में, तो वो आपके, क्योंकि कॉपीज आपके रेप्लिकेशन वाले सिस्टम में भी स्टोर है, तो चेंजेस तो उसमें भी होनी चाहिए, लेकिन ये बीच में लेता है कुछ टाइम, तो उस टाइम की वजह से कहलाता है आपका एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखो, मेन सर्वर और आपके रेप्लिकेशन सिस्टम के बीच में अगर टाइम लग रहा है डेटा को सिंक होने में तो उसको बोलते हैं हम एसिंक्रोनस। अगर उनमें सेम टाइम में हो रहा है सिंक्रोनाइजेशन
तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस रेप्लिकेशन। इतने पॉइंट्स मैंने इसमें लिख रखे हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है, इजीली। स्ट्रैटेजी की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आपकी पुश डेटा रेप्लिकेशन। देखिए, पुश नोटिफिकेशन समझने से पहले मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ एक चीज। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, यूजर जब रिक्वेस्ट करेगा उसको रेस्पॉन्स तभी मिलेगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। यानी कि यूजर जब डेटा एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा किसी सर्वर से, उसको तभी चीजें मिल रही हैं, उसको अदरवाइज वो नहीं मिलती। ओके। लेकिन लेकिन डेटा रेप्लिकेशन सिस्टम में क्या होता है, उसकी स्ट्रेटजी में पुश नोटिफिकेशन आप यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कोई अपडेट वगैरह आता है न्यूज़ जैसे ऐप में, तो उस ऐसा भी तो होता है बिना किसी रिक्वेस्ट के वो आपका जो न्यूज़ का सर्वर है वो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन सेंड करता रहता है आपके मोबाइल ऐप में। बिल्कुल होता है। और वो किसकी वजह से होता है, वो आपको होता है पुश डेटा रेप्लिकेशन की वजह से। यानी कि ऑटोमेटिकली वो पुश कर रहा है, ठीक है। डायग्राम में आप देख भी सकते हो, बिना रिक्वेस्ट के भी अगर डेटा आपके मोबाइल ऐप में विजिबल हो रहा है, ठीक है। जैसे कि जीमेल का आपको नोटिफिकेशन आते रहते हैं, व्हाट्सएप में कोई अपडेट है तो वो नोटिफिकेशन आता आपको आते रहते हैं। रिक्वेस्ट के सर्वर आपके मोबाइल ऐप में डेटा को पुश कर रहा है, उसको बोलते हैं हम पुश डेटा रेप्लिकेशन। क्लियर। इसी का जो अपोजिट है वो तो होता है आपका पुल डेटा रेप्लिकेशन। इसमें सिंपल है, जैसे कि आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर रहता है, यूजर ने अगर डेटा की रिक्वेस्ट करी तो आपके डेटा, तो वो पर्टिकुलर डेटा आपके मोबाइल में आ जाएगा। और इस टाइम पे देखिए क्या होता है, जिस डेटा की यूजर ने रिक्वेस्ट करी होगी सर्वर से, केवल वही डेटा आपके मोबाइल में आएगा और एक्स्ट्रा कोई चीज नेसेसरी डेटा आपके मोबाइल में नहीं आएगा। तो ये दोनों थे आपके पुश एंड पुल डेटा रेप्लिकेशन। वीडियो को पोस्ट करके इनके भी आप नोट्स बना रखो, यही सेम पॉइंट्स मैंने इसमें लिख रखे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स रेप्लिकेशन, जो कि आपके डेटा रेप्लिकेशन को और ज्यादा फास्टर बना देता है। तो देखिए इंडेक्स रेप्लिकेशन क्या होता है, सिंपल है। क्योंकि आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। आपने देखा हो कि इंडेक्स बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, चाहे आपका डेटा का मैनेजमेंट करना हो, एरेज का मैनेजमेंट करना हो, तो इंडेक्स बेस्ड जितनी भी होती हैं वो सारी आपकी फास्टर रिट्रीवल और डेटा सर्च भी फास्टर तरीके से होगा। इसलिए हम डेटा रेप्लिकेशन जो इंडेक्स तरीके से करते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है इस बार, जो हम डेटा की रेप्लिकेशन डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे कर रहे थे बिना इंडेक्स के, इस बार हमने उन कॉपीज में एक पर्टिकुलर इंडेक्स लगा दिया। उसी को बोलते हैं हम डेटा रेप्लिकेशन विद इंडेक्स या इंडेक्स रेप्लिकेशन। अब इंडेक्स लगा क्यों रहे हैं, इंडेक्स हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि हम उसको रिट्रीवल, उसकी सर्चिंग फास्ट तरीके से कर सकें। दैट्स इट। वही मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं। इंडेक्स रेप्लिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग एंड मेंटेनिंग इंडेक्स डेटा, यानी कि मेटा डेटा और पॉइंटर्स, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स की अगर बात करें तो आपका मेटा डेटा या पॉइंटर्स को डिफाइन करता है, जो उस पर्टिकुलर डेटा फाइल के एड्रेस को बताते हैं कि वो कहाँ पर स्टोर है, जैसे कि उसको फास्टली आप उसको सर्च कर सको। और मल्टीपल सिस्टम और लोकेशन टिपिकली अक्रॉस डिफरेंट नोड्स और सर्वर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। द गोल ऑफ इंडेक्स application is to ensure that data access is fast, consistent and fully tolerant in distributed system। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं जिससे कि आपका डेटा एक्सेसिबल हो। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं पर्पस क्या है। पर्पस एंड रोल इन मोबाइल कंप्यूटिंग वेयर डिवाइस आर ऑफन कनेक्टेड वायरलेसली एंड एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन। होता है बिल्कुल, वायरलेस कनेक्शन में फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन होता रहता है और पुअर कनेक्टिविटी भी रहती है। उस टाइम पे इंडेक्स रेप्लिकेशन सर्व करता है सेवरल इंपॉर्टेंट पर्पस, जैसे कि आपका फास्ट डेटा एक्सेस प्रोवाइड कर रहा था। दूसरा, इंप्रूव कर रहा था अवेलेबिलिटी, अवेलेबेंस भी आपका एक पर्पस है, यानी कि ये चेक कर लेगा कि वो पर्टिकुलर डेटा बेस में वो डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, जिससे कि हमारा एरर वगैरह का इशू काफ़ी हद तक कम हो जाता है। रिड्यूस करता है लोड ऑन सेंट्रल सर्वर, यानी कि आपको सेंट्रल सर्वर पे बार बार रिक्वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है। जो आपके नियर बाय रेप्लिका सिस्टम पे आपका रेप्लिका स्टोर है, अगर आपको इंडेक्स पता है तो सिंपल आप नियर बाय डेटाबेस से उसको फेच कर लो, बिना सेंट्रल डेटाबेस पे लोड डालें। क्लियर। सिंक्रोनाइजेशन, तो सिंक्रोनाइजेशन वो कहीं ना काफी इंडेक्स रेप्लिकेशन में हमने केवल इसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करा है, जैसे कि सिंक्रोनाइजेशन बेटर तरीके से हो सके क्योंकि इस बार हमने उसमें इंडेक्स को भी इनबिल्ट कर दिया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं एग्जांपल की, जैसे कि आप इसको और अच्छे से क्लियर कर सको। कंसीडर मोबाइल ई कॉमर्स एप्लीकेशन है आपके पास, वेयर यूजर्स कैन सर्च फॉर प्रोडक्ट इन ऑनलाइन स्टोर। द एप्लीकेशन मेंटेन करते हैं आपकी इंडेक्सेस को ऑफ ऑल प्रोडक्ट अवेलेबल इन द स्टोर। सभी के इंडेक्स को वो क्या कर रही है, मेंटेन करके चलती है आपकी एप्लीकेशन आपके लोकल डेटाबेस में। आपने शूज को सर्च किया तो वो शूज की ही आपको इमेजेस दिखाएगी, ठीक है, आपको दिखा देगी रिसेंट सर्चेस आपकी ये हैं।
अगर आपका इंडेक्स रेप्लिकेशन नहीं हुआ तो उस टाइम पे आपकी कोई भी सर्च हिस्ट्री नहीं बनेगी उस पर्टिकुलर डेटा की। आपने शूज सर्च किए थे, आपने मोबाइल सर्च किया था, आपने कोई भी लैपटॉप सर्च किया था, तो उसकी कोई भी सर्च हिस्ट्री नहीं बनेगी क्योंकि कोई इंडेक्स ही नहीं पता है उसको कि वो कॉपी कहाँ पर स्टोर है। लेकिन अगर इंडेक्स रेप्लिकेशन हुआ तो उस टाइम पे उसकी कॉपी बनेगी। उस टाइम पे उस पर्टिकुलर कॉपी का इंडेक्स पता होगा तो आप उसको सर्च हिस्ट्री में डाल सकते हो। ठीक है, जिससे कि आप डायरेक्ट उस पर रीच कर सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। तो अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं। इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को, रिड्यूस करता है लेटेंसी, ऑफलाइन कैपेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, इंक्रीज करता है रेजिलेंस एंड अवेलेबिलिटी बनाता है डेटा की, रिड्यूस करता है लोड को सेंट्रल सर्वर पे, और एनहांस एनहांस करता है यूजर एक्सपीरियंस को। देखिए, अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पूछा जाता है 10 मार्क्स में। क्लस्टरिंग क्या है? ठीक है, तो अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल भी क्लियर करूंगा आगे। फिलहाल के जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखते हुए चलो। क्लस्टरिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस को या फिर नोड्स को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उन कनेक्टेड डिवाइसेस में आप कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश कर सकते हो। क्लियर? अब क्लस्टरिंग कहाँ पर हम यूज करते हैं, उसका एप्लीकेशन कहाँ है मेनली, वो हम देखेंगे वन बाय वन। फिलहाल के लिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब जब आपने उन नोड्स को कनेक्ट किया तो जो आपका मेन नोड रहेगा वो आपका कहलाता है आपका क्लस्टर हेड। ठीक है, जिससे आपके स्लेव नोड्स कनेक्टेड रहेंगे। अब ये क्लस्टर हेड रेस्पॉन्सिबल होता है आपके मैनेज करने के लिए क्लस्टर की कम्युनिकेशन को। जैसे कि आपका बेस स्टेशन रहता है वो आपका हेड रहता है, वही रेस्पॉन्सिबल रहता है आपके जितने भी मोबाइल डिवाइसेस रहते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करने के लिए। तो सेम वह क्लस्टर हेड होता है, तो सारी फंक्शनलिटी आपके क्लस्टर हेड की ही होती है। अब क्लस्टर डेटा काम क्या होता है, जितने भी स्लेव नोड से डेटा आया हुआ है उसका एग्रीगेशन करना। एग्रीगेशन से मतलब उनका एवरेज निकालना, उनका सम करना। डिवाइड एल्गोरिथम आपने लिख रखी होगी इस क्लस्टर हेड में। ठीक है, वो उसमें एग्रीगेशन वाले ऑपरेशन में परफॉर्म करेगा। एग्रीगेशन ऑफ ऑपरेशन मैंने आपको बता दिए हैं जितने भी। और फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन नोड्स एंड द बेस स्टेशन, अगर नीडेड है तो क्लस्टर हेडर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को नोड्स के बीच में यानी कि जो स्लेव नोड्स हैं उनके बीच में वो क्या करेगा, सेंड कर देगा, डिलीवर कर देगा। अदरवाइज जो आपका सेंट्रल बेस स्टेशन होगा वो उसके जरिए अपने सर्वर में उसको स्टोर करेगा। अब क्लस्टरिंग को क्यों यूज कर रहे हैं इसका भी आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वाई क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग हेल्प करती है आपके मैनेज करने के लिए लार्ज नेटवर्क को बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू मैनेजेबल यूनिट्स। दिस कैन रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, इंक्रीज करना नेटवर्क लाइफ टाइम, और सिंप्लीफाई करना डेटा की राउटिंग, एंड इम्प्रूव करती है आपकी स्केलेबिलिटी। अब देखिए इसको और अच्छे से मैं आपको क्लियर करता हूँ। इमेजिन कीजिए एक आपके पास टावर है। ठीक है, अब वो टावर 10 डिवाइसेस को हैंडल कर रहा है। अब वो 10 डिवाइसेस आपके साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं अपने टावर पे, देन रिसीव कर रहे हैं। तो यानी कि आपके टावर पे कितना ज़्यादा लोड आ रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर हम ये कहते हैं कि 10 डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए एक पर्टिकुलर हेड होना चाहिए, और वो हेड रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए उन पर्टिकुलर डिवाइसेस के डेटा को कलेक्ट करे, और कलेक्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर टावर तक सेंड कर दे। यानी कि आप देखिए, जो टावर से कम्युनिकेशन हो रहा है वो सिंगल डिवाइस का हो रहा है, यानी कि जो टावर का लोड था वो कितना ज़्यादा कम हो गया। पहला डेटा काम क्या है, एक साइड तो वो स्लैब्स को हैंडल करेगा उसके डेटा को फैच करने के लिए, और दूसरी साइड वो उसी डेटा को एग्रीगेट करके अपने टावर तक सेंड करेगा। यानी कि एक ही कनेक्शन है इस बार आपके टावर और आपके नोड के बीच में, मल्टीपल्स कनेक्शन नहीं है। यानी कि आपके टावर का जो लोड है वो कम हो गया, इसलिए हम क्लस्टरिंग का यूज़ करते हैं। पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया कि रिड्यूस करेगा एनर्जी कंजप्शन, यानी कि एनर्जी कहीं ना कहीं जब प्रोसेसिंग कम हो गई तो एनर्जी भी कम कम से कम यूज होगी। इंक्रीज कर सकते हैं नेटवर्क को लाइफ टाइम के लिए, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं डेटा की राउटिंग करना, और इंप्रूव कर सकते हैं हम स्केलेबिलिटी, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को यूज करके। चलिए अब इसको और अच्छे समझने के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग इन वायरलेस नेटवर्क। कितने टाइप का होता है, एक होता है आपका स्टैटिक क्लस्टरिंग और एक होता है आपका डायनेमिक क्लस्टरिंग, जो कि इसको हम बोलते हैं अडाप्टिव क्लस्टरिंग भी बोलते हैं। तो देखिए पहले स्टैटिक को समझ लेते हैं, एक को समझते हैं आपको दूसरा क्लियर हो जाएगा। स्टैटिक को आप फिक्स्ड क्लस्टरिंग भी बोलते हो। इसमें आपके जितने भी डिफाइंड नोड रहते हैं, अगर आपके 10 नोड्स कनेक्टेड हैं किसी पर्टिकुलर क्लस्टर हेड से तो वो फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है, डिफाइंड रहेंगे एक बार में, वो चेंजेबल नहीं होते। यही फिनोमिना होता है फिक्स क्लस्टर का। तो अब फिक्स क्लस्टर्स आर प्रीडिफाइंड एंड क्लस्टर हेड जो रहता है आपका आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द सर्टेन क्राइटेरिया। एग्जाम्पल ये ध्यान रखने की होती है कि क्लस्टर हेड किसको सेलेक्ट करना है, किसको चूज करना है सेलेक्टेड हेड।
तो सेलेक्टर हेड उसी डिवाइस को चूज किया जाता है जिसकी प्रॉक्सिमिटी नियर बाय हो। प्रॉक्सिमिटी से मतलब आप उस पर्टिकुलर बेस स्टेशन से उसकी जो लोकेशन है वो एक तो कम से कम होनी चाहिए जिससे कि उसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सके। दूसरा, एनर्जी लेवल उसका सबसे ज़्यादा हाई होना चाहिए, यानी कि वो ज़्यादा पावर का होना चाहिए जिससे कि वो 10 डिवाइसेस के रिक्वेस्ट को इजीली हैंडल कर सके। ओके, वन सेट द वन सेट द क्लस्टर डिड नॉट चेंज अनलेस देयर इज अ फेलियर। अगर कोई क्लस्टर हेड आपने सेट कर दिया तो जब तक कोई फेलियर नहीं आएगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो एग्जांपल के तौर पे, इन अ वायरलेस सेंसर नेटवर्क वेयर नोड्स हैव लिमिटेड मोबिलिटी, ठीक है, नोड्स के पास मोबिलिटी कम रहती है, का सेंसर डिवाइसेस को हम ले सकते हैं। जो आपका हाईवेज वगैरह जैसे होते हैं वहाँ पे आपके व्हीकल्स की स्पीड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सेंसर्स का यूज़ करते हैं, और वो सेंसर्स आपके फिक्स्ड होते हैं आपके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो ऐसी जगह आप जहाँ पे आपको डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है चीज़ें, तो आप वहाँ पे स्टैटिक क्लस्टरिंग का यूज़ कर सकते हो। उन 10 टू 15 सेंसर्स में आपका एक पर्टिकुलर क्लस्टर हेड होगा जो कम्युनिकेट करेगा डायरेक्टली आपके बेस स्टेशन से, उन सभी सेंसर से डेटा कलेक्ट करेगा, एग्रीगेट करेगा, देन डेटा को सेव करेगा अपने सर्वर में। ये कंप्लीट प्रोसेस रहता है आपका। अब एक टाइप तो हमने देख लिया कि चीज़ें प्री डिफाइंड होनी चाहिए, वो फिक्स क्लस्टरिंग कैटेगरी में आता है, यानी कि स्टैटिक क्लस्टरिंग आती है। डायनेमिक क्लस्टर इसका एकदम अपोजिट होता है, अडाप्टिव, यानी कि आप क्लस्टर हेड को चेंज कर सकते हो डायनेमिकली बेस्ड ऑन द फैक्टर्स। जैसे कि आपका नोड की मूवमेंट अगर हो गई है, बाई चांस ऐसे नोड्स में आप अप्लाई कर रहे हो क्लस्टरिंग जो कि मूवमेंट वाले हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर कोई नोड क्लस्टर हेड है और वो क्लस्टर हेड आपका बेस स्टेशन से दूर चला गया, तो उस टाइम पे तो उसका जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाएगी। जब कनेक्टिविटी ब्रेक होगी तो उस टाइम पे क्लस्टर हेड उस पर्टिकुलर नोड को बनाना वो सही नहीं है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, अपने क्लस्टर हेड को ही चेंज करना होता है और उसको क्लस्टर हेड बनाना होता है जो कि उस नियर बाय हो, ठीक है। और ये कब होगा, जब जब आपके पास डायनेमिक क्लस्टरिंग अवेलेबल होगा। ओके, डायनेमिकली चेंज कर रहे हो आप अपने क्लस्टर हेड को, और क्यों चेंज कर रहे हो वो आपको फैक्टर्स बता चुका हूँ। अगर हम एग्जांपल के तौर पे इन अ मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, जैसे जो आपका मैनेट होता है, मैनेट को मैं मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ। जैसे नेटवर्क में वेयर द नोड्स आर मोबाइल, यानी कि नोड्स आर मोबिलिटी मोड में रहते हैं, डेवलपमेंट वाले एम्प्लॉय रहते हैं, नेटवर्क क्रैश होने के बाद भी अपने कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश कर पाते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि उनके पास मैनेट की कनेक्टिविटी है, अपने डिवाइसेस को उन्होंने कनेक्ट कर रखा है। अब क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो एक जगह पे लोकेशन पे स्टेड हुए अपनी वो वर्क कर पाएंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाते हैं टाइम पे, क्योंकि वो नोड्स क्या मूवमेंट में है। अब डेटा, अब क्योंकि नेटवर्क तो आपका ऐड हो गया, यानी कि आपने कहीं ना कहीं किसका यूज़ करा है, क्लस्टर का यूज़ करा है, क्लस्टर ही तो बनता है एड होक नेटवर्क में भी। तो आपने उस टाइम पे अगर कोई भी डिवाइस, कोई भी क्लस्टर हेड आपका ब्रेक हुआ, उसका उस टाइम पे क्या करना होता है, डायनेमिक क्लस्टरिंग की सहायता से आपको क्लस्टर हेड को ही चेंज करना होता है। अगर वहीं स्टैटिक क्लस्टर होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, पूरा नेटवर्क ही ब्रेक हो जाता आपका। बात करते हैं बेसिक क्लस्टरिंग प्रोसेस की। सबसे पहले होता है क्लस्टर, मतलब कि क्लस्टरिंग प्रोसेस कैसे चलता है आपका। पहले आप क्या करते हो, क्लस्टर हेड को सिलेक्शन करते हो। क्लस्टर हेड का सिलेक्शन कैसे करोगे, नोड आर सिलेक्टेड अ क्लस्टर हेड बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, जैसे कि आपका एनर्जी लोकेशन देखो चेक करेंगे, प्रोक्सिमिटी में आपको बता चुका हूँ बेस स्टेशन से कितनी है उसकी, ये सारे एस्पेक्ट्स चेक करने के बाद आप उसको सेलेक्ट करते हो क्लस्टर हेड। देन क्लस्टर का फॉर्मेशन करोगे, जितने भी स्लेव नोड्स हैं उनको डिवाइड करोगे और मेंबर नोड्स को उस क्लस्टर हेड से कनेक्ट करोगे। देन जो भी डेटा है इन स्लेव्स नोड के पास, वो नोड्स, वो क्लस्टर हेड उन स्लेव्स नोड से उस डेटा को क्या करेगा, कैप्चर करेगा, उनको फैच करेगा, और कैप्चर करने के बाद डेटा का एग्रीगेशन करेगा। वो करने के बाद अपने उस कलेक्टेड डेटा को वो अपने बेस स्टेशन के पास सेंड कर देगा। एडवांटेज की क्लस्टरिंग के क्या एडवांटेज है, क्लस्टरिंग बनाने से हमने रिड्यूस कर लिया एनर्जी कंजप्शन, इंप्रूव कर रहे हैं स्केलेबिलिटी, यानी कि एफिशिएंट राउटिंग हो सकती है इससे, और फॉल्ट टॉलरेंस का इशू भी आपका कम से कम हो जाता है। डिसएडवांटेज के तौर पे देखा जाए तो क्लस्टर हेड के पास ओवरलोड आएगा, क्योंकि जो काम आपका पहले एक टावर कर रहा था वही काम आपका क्लस्टर हेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ओवरलोड इस पर भी आएगा। नोट पॉइंट में, फॉर नॉर्मल कॉलिंग एंड डेटा यूसेज दैट यू एक्सपीरियंस ऑन योर मोबाइल फोन यूजिंग GSM, GPRS और 4G 5G क्लस्टरिंग इज नॉट डायरेक्टली विजिबल और पार्ट ऑफ योर डे टू डे एक्सपीरियंस। मतलब कि जो भी आप कॉलिंग के लिए सर्विसेज यूज कर रहे हैं, जैसे कि GSM, GPRS, 4G 5G, तो इसमें जो क्लस्टरिंग आप यूज कर रहे हैं वो आपकी ये वाली क्लस्टरिंग बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप डे टू डे लाइफ में बिल्कुल भी यूज नहीं करते हो। क्लस्टरिंग का सिंपल सा मैं आपको बता चुका हूँ, क्लस्टरिंग आपकी वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पे आपके स्मार्ट सिटी जैसे एरिया रहते हैं, वहाँ पे आपको
नेटवर्क को या फिर जहाँ पे आपको नोड्स को कनेक्ट करना रहता है रियल वर्ल्ड में, ठीक है। क्लस्टरिंग टिपिकली अप्लाइज मोर इन एडवांस नेटवर्क मैनेजमेंट, जैसे कि आपके आईओटी डिवाइसेस को कनेक्ट करना हो, एडहॉक नेटवर्क कनेक्ट करना हो, ठीक है। वेयर डिसेंट्रलाइज्ड एंड डायनेमिक कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस इज नेसेसरी। डिसेंट्रलाइज क्यों कह रहा हूँ, मतलब अगर आपको ऐसा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना हो जिसमें आपको किसी भी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर अवेलेबल किसी टावर की नीड नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्लस्टरिंग का यूज करते हो। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, एडाप्टिव क्लस्टरिंग क्या है। देखिए व्हाट इज एडाप्टिव क्लस्टरिंग, ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। ऐसी क्लस्टरिंग जिसमें आप अपने क्लस्टर हेड को चेंज कर सकते हो रन टाइम पे, और वो क्या फैक्टर्स रहते हैं जैसे कि आप उसको चेंज कर रहे हो वो मैं आपको बता दूं। एडाप्टिव क्लस्टरिंग में ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप क्लस्टर हेड को ही चेंज कर सकते हो, आप नॉर्मल स्लेव नोड को भी चेंज कर सकते हो इजिली, ठीक है। चलिए की फीचर्स क्या होंगे, डायनेमिकली आप क्लस्टर को फॉर्म कर रहे हो, यानी कि जैसे जैसे कोई भी आपका क्रैश होता रहेगा डिवाइस, उसको आप क्या कर रहे हो, स्किप कर रहे हो, देन न्यू नोड को आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। डायनेमिकली क्लस्टर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, एनर्जी एफिशिएंट है, ओके। नेटवर्क स्केलेबिलिटी है इसके अंदर, इंप्रूव करता है आपके कम्युनिकेशन को एंड रिड्यूस करता है आपके कंजेशन को। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, क्लस्टरिंग हेड। क्लस्टर हेड सिलेक्शन होता है पहले, ठीक है। क्लस्टर का एडजस्टमेंट होता है फिर, यानी कि जो उसके स्लेव्स नोड्स रहते हैं उनका एडजस्टमेंट होता है। एक टोपोलॉजी क्रिएट होती है एक पर्टिकुलर, जैसे कि आपकी स्टार हो गई, रिंग टोपोलॉजी, एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी क्रिएट होती है। उसके बाद इसी उसी को बोलते हैं हम क्लस्टर का एडजस्टमेंट करना, फिर डेटा कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो ये आपकी कुछ वर्किंग रहती है। बात करें अगर आपके मल्टी क्लस्टर की, नेक्स्ट टॉपिक आपका व्हाट इज मल्टी क्लस्टर। ज़्यादातर एग्जाम पूछा नहीं जाता, लेकिन एक दो बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको ऐड ऑन किया अपने नोट के अंदर। तो देख लेते हैं इसको भी, नाम से क्लियर है मल्टी क्लस्टर, तो यानी कि एक क्लस्टर को आप मल्टी क्लस्टर में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि उस एक सिंगल क्लस्टर को आपने एक्सटेंड करना चाहते हो। तो एक्सटेंड करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना, छोटे छोटे क्लस्टर को आपको ऐड करना है, उन छोटे छोटे क्लस्टर को ही आपको कनेक्ट करना है आपस में, जिससे कि वो मल्टी क्लस्टर कैटेगरी में आ जाए। तो ये मल्टी क्लस्टर आर्किटेक्चर डिवाइड करता है आपके नेटवर्क को इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट क्लस्टर ऑफ नोड्स, ठीक है। यानी कि जो स्मॉलर आपके क्लस्टर्स होते हैं उन्हीं का ही इंडिपेंडेंट कलेक्शन आपको कहलाता है मल्टी क्लस्टर। ईच क्लस्टर हैज अ क्लस्टर हेड, सबके पास अपने क्लस्टर हेड होता है, दैट मैनेज कम्युनिकेशन विद इन द क्लस्टर एंड बिटवीन क्लस्टर्स, यानी कि उसके बीच में और डिफरेंट क्लस्टर के बीच में क्या करता है, वो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है। द आर्किटेक्चर हेल्प मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक, रिड्यूस करना कम्युनिकेशन ओवरहेड, इंप्रूव करता है स्केलेबिलिटी, मेक करता है मेकिंग लार्ज नेटवर्क मैनेजेबल। भाई यूज होता है आपके मोबाइल एडॉक जैसे नेटवर्क में, मैनेट में, WSN में, यानी कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क में, जहाँ पे आपके सेंसर जैसे डिवाइस की नीड होती है। IoT जैसे नेटवर्क में आपका यूज होता है मल्टी क्लस्टर, ठीक है। और ये अप्रोच आपकी आइडियल होती है फॉर मोबाइल नेटवर्क विद लिमिटेड रिसोर्सेज, वहाँ पे भी आपके कहीं ना कहीं यूज की जाती है आपकी मल्टी क्लस्टर जैसी अप्रोच वहाँ पे भी यूज की जाती है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस कुछ नहीं, आपके क्लस्टर का ही सारा फिनोमिना था, बस हमने क्या करा, क्लस्टर जो हमने बनाए थे सिंगल सिंगल, उनको हमने क्या एक्सटेंड करने के लिए उन सभी को आपस में कनेक्ट कर दिया, जिससे कि आपका एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो गया, ठीक है। चलिए अब की फीचर देख लेते हैं मल्टी क्लस्टर के। हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं सब नेटवर्क्स में अपने बड़े क्लस्टर का, अपने बड़े नेटवर्क पर क्लस्टर वही है, और ईच विद अ क्लस्टर हेड एंड मेंबर नोड, यानी कि सभी क्लस्टर के पास अपने क्लस्टर हेड होगा और उनके पर्टिकुलर मेंबर नोड रहेंगे। क्लस्टर हेड क्या करेगा, वो रेस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए नोड्स को, यानी कि उनके बीच में डिसीजन मेक करना, राउटिंग करना डेटा की, ओके। और क्लस्टर कम्युनिकेशन करना, यानी कि एक क्लस्टर से निकल के दूसरे क्लस्टर के किसी भी मेंबर से अगर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है, क्योंकि नेटवर्क इस बार एक्सटेंडेड है तो इजीली कनेक्शन स्टैब्लिश हो सकता है, ओके। एनर्जी उसको बोलते हैं इंटर क्लस्टर कम्युनिकेशन। एनर्जी एफिशिएंसी क्यों बोल रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस बार भी हमने क्या करा है, अपने टावर को लोड ना देकर हमने अपने आप सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग एक नेटवर्क ऐसा है जिससे कि आपका टावर भी कम से कम लोड के साथ फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सके, ओके। तो ये छोटे छोटे फीचर्स हैं जो कि एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इस यूनिट के लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 100% मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन पे कि व्हाट इज कोडा फाइल सिस्टम या फिर व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड के नाम से आ रहा है तब भी आपको कोडा फाइल सिस्टम ही डिफाइन करना है, अगर नॉर्मल कोडा फाइल सिस्टम आ रहा है तब तो आपको करना ही है, ठीक है। तो कोडा फाइल सिस्टम का सबसे पहले समझने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं दे देता हूँ, जिससे कि आपको एकदम ये टॉपिक समझने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। कोडा फाइल सिस्टम आपका एज अ गिटहब की तरह काम करता है। गिटहब टॉपिक को देखते हैं जिससे कि आप उससे
जिससे कि आप गिटहब के साथ इसको रिलेट करके चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो जैसे आपका गिटहब एक डिस्ट्रीब्यूटेड कोड सिस्टम होता है, यानी कोड को आप डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से उसको आप सेंड कर सकते हो। यानी कि अगर आपने गिटहब पे कोई रिपोजिटरी अपलोड कर रखी है, तो जिसको भी आपने लिंक सेंड किया, वो लिंक के जरिए आपके कोड पे कोई भी चेंजेस कर सकता है। सिस्टम आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम कहलाता है। वहीं आप गिटहब आपका एक डिस्ट्रीब्यूटेड कोड सिस्टम कहलाता है, जिसमें आप उनके वर्जन को कंट्रोल करते हो। कोडा ऑपरेट होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के ऊपर। मीनिंग क्या है इसकी? इट अलाउ करता है एक्सेस टू फाइल स्टोर ऑन मल्टीपल सर्वर अक्रॉस द नेटवर्क, एंड इट एम्स टू मेक दिस एक्सपीरियंस सीमलेस फॉर यूजर इज एज दो द फाइल्स आर स्टोर्ड लोकली। देखिए मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई फाइल है और वो आपके लोकली सिस्टम में अवेलेबल है, लोकली सिस्टम है आपका कोई भी लैपटॉप वगैरह मोबाइल, उसमें अगर वो सेव है, तो वो फाइल आप उस फाइल को अगर आपको कहीं पर भी रिमोट लोकेशन पे एक्सेस करना है, तो आप उसको एक्सेस करने तो उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास वो लैपटॉप होना चाहिए ज़रूर, लेकिन सही नहीं है। इस अप्रोच के कंपैरेटिवली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट को देखा जाए, उसमें क्या होता है, आपने कोई भी फाइल सेव की आपके डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में, आप क्या कर सकते हो, उस फाइल सिस्टम के ज़रिए अपने उस फाइल को रिमोटली कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी लोकेशन पे, ठीक है? और आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, और यहाँ तक कि अगर आपने उस फाइल को सेंड कर दिया अपने फाइल सिस्टम के ऊपर, तो उसको आप डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के पास भी उसको सेंड कर सकते हो, जिससे कि आप वो उसमें चेंजेस कर सकें अगर नीडेड है या नहीं। अगर ओके, यही होता है कोडा फाइल सिस्टम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट रहता है, जैसे कि मल्टीपल यूजर्स उस पर वर्क परफॉर्म कर सकें इजीली, जैसे कि गिटहब में भी होता है नॉर्मली देखा जाए तो। अब डिजाइन होता है फॉर मोबिलिटी के लिए, मैं बता चुका हूँ। अगर डेट ऑलरेडी मैं आपको कवर कर चुका हूँ, अगर आपका डेटा लोकली स्टोर है, तो उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास वो पर्टिकुलर डेस्कटॉप, पर्टिकुलर लैपटॉप, वो डिवाइस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। वहीं अगर आपने कोडा फाइल सिस्टम यूज कर रखा है, मोबिलिटी के मोड में होने के बाद भी आप उस फाइल सिस्टम को कहीं पर भी कनेक्ट होके इजीली उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। रेप्लिकेशन एंड कैशिंग आपकी रेप्लिकेशन एंड कैशिंग आपकी इसमें होती है। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि गिटहब के अंदर हम क्या करते हैं, क्लोनिंग करते हैं अपने कोड की, देन उसमें अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि गिटहब आपका एक्चुअल कोड आपको प्रोवाइड कर देता है चेंजेस करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं होता। रिपोजिटरी की आपको कॉपी ही प्रोवाइड करता है, क्लोन प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप उसके वर्जन क्रिएट कर सको अपडेट कर करके, ठीक है? और उन वर्जन को कंट्रोल करके वो सेव करते हैं अपनी रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है? जैसे कि इन फ्यूचर में अगर आपको पता करना हो कि मैंने किस टाइम पे क्या अपडेट किया था, वो इजीली आप चेक कर सको। तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल, यही होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कोई भी सिस्टम। अब डिपेंड करता है वो कोड के लिए बनाया गया है या आपके फाइल के लिए बनाया गया है। ये हमारा कोडा फाइल के लिए बनाया गया है, तो इसके लिए हम बोलते हैं इसको, इसलिए हम इसको बोलते हैं कोडा फाइल सिस्टम। लेकिन गिटहब आपके लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। अल्टीमेटली देखा जाए तो कुछ चीजें सेम हैं, लेकिन कुछ ही चीजें हैं जो कि आपकी डिफरेंट है गिटहब से। लेकिन एज एग्जाम्पल आप उसको रिलेट करके इसको समझ सकते हो। कैशिंग किस लिए क्रिएट करते हैं? जिससे कि आप स्पीड को परफॉर्म, जिससे कि आपकी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। टू सपोर्ट ऑफलाइन ऑपरेशन, कोडा प्रोवाइड करता है फाइल रेप्लिकेशन के लिए, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं रेप्लिकेशन के अंदर अपने रेप्लिकेशन वाले टॉपिक में। एंड कैशिंग करना, कैशिंग मैकेनिज्म आपको पता है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, लोकली जो आपका डेटा रहता है उसको स्टोर कर लेता है, फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा को। दिस मीन्स फाइल्स कैन बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स एंड यूजर्स कैन एक्सेस कैश फाइल्स लोकली टू कंटिन्यू वर्किंग इवन व्हेन दे नेटवर्क इज अनअवेलेबल। देखिए मतलब यही है कि कोड जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है, वो रेप्लिकेशन एंड कैशिंग जैसी फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करता है। मतलब अब देखिए, आपका एक सर्वर होता है डायग्राम के अकॉर्डिंग, देन आपका एक कैश मेमोरी होते हैं, देन आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन रहता है, और आपका मोबाइल क्लाइंट जो आपका मोबाइल डिवाइस रहता है, और इस तरीके से आपका परफॉर्मेंस, इस तरह से आपका प्रोसेस रहता है। एप्लीकेशन कैश मेमोरी के जरिए सर्वर से इंटरेक्ट करती है, और कैश मेमोरी इस बात का ध्यान रखती है कि कौन सा डेटा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। जो डेटा फ्रिक्वेंटली यूज होगा उसी को ये स्टोर कर लेगी, जिससे कि फर्दर इसको ही वो यूज कर ले परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर? चलिए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं की फीचर्स के, आपके कोडा फाइल सिस्टम के। तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है ये, तो यानी कि आप डिस्कनेक्टेड ऑपरेशन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास दो चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे पहला कैशिंग, देन दूसरा है आपके पास रेप्लिकेशन। जहां पे ये दोनों चीज अवेलेबल हो, यानी कि आपके पास ऑफलाइन मोड की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे आप इजिली परफॉर्म कर सकते हो, और डेटा आपका सिंक्रोनाइज हो जाएगा सर्वर के साथ इजिली जब आप ऑनलाइन मोड में आओगे। देन आता है आपका बी पार्ट, फाइल रेप्लिकेशन एंड कैशिंग। ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है? तो की बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर है आपका राइट डिस्कनेक्शन एंड सिंक्रोनाइजेशन। ये भी हमको ऑलरेडी पता है कि आप डिस्कनेक्शन के मोड में भी आप कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जब आप ऑनलाइन के मोड में आओगे, तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएगा आपके उस पर्टिकुलर कोडा फाइल सिस्टम के साथ, ठीक है? अल्टीमेटली चीजें आपकी लिंक्ड हैं,
प्रीवियस टॉपिक से अगर आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। देन आपका सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, मतलब कि ऑथेंटिकेशन चेक होता है कोई भी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब ये क्या है, इट्स सपोज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट टू मैनेज परमिशन एंड इंश्योर दैट फाइल्स आर एक्सेसिबल ओनली टू दोज हु हैव टू प्रॉपर राइट्स, यानी कि इनके पास प्रॉपर राइट्स होंगे। यानी कि इसके पास एक अपनी कोडा फाइल सिस्टम के पास अपनी एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है, जहां पे कोई भी मेन होस्ट जो रहता है वो ये डिफाइन कर सकता है कि किस पर्टिकुलर यूजर को क्या मैं एक्सेस, कि कौन से मैं एक्सेस कंट्रोल उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आई केवल अलाउ करो रीड ऑपरेशन के लिए, केवल राइट ऑपरेशन के लिए, या दोनों ऑपरेशन उसको परफॉर्म कर सकता है इजीली। तो ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में वो डिफाइन होता है। जब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट चेक होती है तो कोडा फाइल सिस्टम उस लिस्ट को चेक करेगा। देन अगर प्रॉपर राइट्स उस पर्टिकुलर यूजर के पास होंगे तभी वो उसको एंट्री देगा उस पर्टिकुलर फाइल पे एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपका चलता रहता है। नेक्स्ट है आपका हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। ये आपको मैं बता चुका हूं, क्योंकि डेटा एप्लीकेशन का हम इसमें यूज कर रहे हैं कोडा फाइल सिस्टम में। तो डेटा आपका मल्टीपल सर्वर पे स्टोर रहेगा तो आपकी डेटा की अवेलेबिलिटी भी हाई रहेगी और फॉल्ट टॉलरेंस का जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब 10 मार्क्स में हर बार एग्जाम में आपके पूछे जाता है, तो नोट्स मैंने सफिशिएंट और कंसाइज बना रखे हैं। स्लाइड्स के नोट्स को जरूर लिखना और आपके एग्जाम में सफिशिएंट है आपके यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्किटेक्चर को देख लेते हैं। कोडा यूजेस अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को यूज करता है, यानी कि सर्वर पे रिक्वेस्ट करोगे देन रिस्पॉन्स आएगा, वेयर क्लाइंट्स इंटरेक्ट विद द फाइल सर्वर टू एक्सेस एंड मॉडिफाई फाइल्स। आर्किटेक्चर डिजाइन होता है आपके टू एंश्योर हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। आर्किटेक्चर आपका डिजाइन ही इस तरीके से होगा जिससे कि उसमें डेटा एप्लीकेशन कैशिंग जैसे मैकेनिज्म उसमें अवेलेबल हो, ठीक है, जिससे कि फॉल्ट टॉलरेंस और अवेलेबिलिटी आपकी बनी रहे। चलिए अब इसके कोर्स कंपोनेंट्स देख लेते हैं। आर्किटेक्चर में सबसे पहले होता है क्लाइंट, यानी कि जो क्लाइंट आपका कनेक्टेड है आपके सर्वर से, जो रिक्वेस्ट कर रहा है। द क्लाइंट इंटरेक्ट विद द कोडा फाइल सिस्टम बाय एक्सेसिंग फाइल स्टोर आइदर लोकली इन द कैश और ऑन द सर्वर, यानी कि या तो वो सर्वर पे स्टोर है जिसके वो रिक्वेस्ट कर रहा है पर्टिकुलर सर्वर, पर्टिकुलर क्लाइंट, या वो लोकली आपके कैश में स्टोर है जिसको वो सिंक्रोनाइज करना चाहता है एरियाज में। सर्वर आपको पता है, सर्वर एक आपका ऐसा रेस्पॉन्सिबल एरिया होता है स्टोर करने के लिए, आपके फाइल्स को मैनेज करने के लिए। इट में सर्व डेटा टू मल्टीपल क्लाइंट्स, यानी कि मल्टीपल क्लाइंट्स को वो इजीली सर्व कर सकता है डेटा इन अ कॉपी फॉर्मेट, यानी कि डेटा रेप्लिकेशन से। हैंडल करता है सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस जो कि मस्ट होता है आपके डेटा रेप्लिकेशन में। ऑफ चेंजेस व्हेन अ क्लाइंट रिकनेक्ट्स, जब चेंज कर देगा कोई भी क्लाइंट और रिकनेक्ट होगा दोबारा से आपके सर्वर के साथ। कंपोनेंट ये होते हैं आपके क्लाइंट एंड सर्वर। लेकिन अगर इसको डीपली देखा जाए कंपोनेंट्स के बिहाफ पे, तो कंपोनेंट ऑफ कोडा फाइल सिस्टम सबसे पहले होता है आपका फाइल सर्वर, जहाँ पे आपकी फाइल स्टोर रहती है। जैसे कैशिंग एंड रेप्लिकेशन जैसे आपके कंपोनेंट रहते हैं, जो कि वॉल्यूम चेक की जाती है, यानी कोडा ऑर्गेनाइज करता है फाइल इनटू वॉल्यूम्स। जैसे कि गिटहब के अंदर हम गिटहब के अंदर हम अपने कोड को रिपोजिटरी के अंदर सेव करते हैं, सिमिलरली कोडा फाइल सिस्टम के अंदर हम अपनी फाइल्स को वॉल्यूम के अंदर सेव करते हैं। क्लियर। कैश मैनेजर होता है ये, यानी कि जो कि वो चेक कौन करेगा, वो कैश मैनेजर होना चाहिए, यानी कंसिस्टेंसी बनी रहे। ऑथेंटिकेशन सर्वर होना चाहिए, यानी कोई जो चेक करे यूजर क्रेडेंशियल ऑथेंटिक डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, तभी उसको अलाउ करेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर से मतलब आपने ये प्रॉब्लम देखी होगी गिटहब के अंदर क्या होता है, अगर मल्टीपल्स यूजर एक ही कोड पे वर्क कर रहे हैं और उन्होंने एक ही कंपोनेंट पे एक ही मेथड पे डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस किए, सबने अपना अपना अलग चेंजेस किया, सबने अपना अपना अलग अलग चेंजेस किया, तो जब वो एक साथ मर्ज करेंगे उन कोड को, तो उस टाइम पे जो गिटहब होता है, गिटहब वर्जन कंट्रोल सिस्टम, किस कोड को वो अलाउ करेगा मर्ज करते टाइम पे कि किसके कोड को वो रखना चाहता है अपने रिपोजिटरी के अंदर, तो उस टाइम पे आता है कॉन्फ्लिक्ट। सेम कॉन्फ्लिक्ट आपके कोडा फाइल सिस्टम में आता है जब डिफरेंट डिफरेंट यूजर सेम कंपोनेंट पे चेंजेस करते हैं। मर्जिंग के टाइम पे किस यूजर के चेंजेस को अपडेट करके अपनी फाइल सिस्टम में अपने वॉल्यूम के अंदर सेव करके रखना है, तो उस टाइम पे हमारे पास होना चाहिए एक अच्छे मैनेजमेंट का, एक अच्छी एफिशिएंसी का एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर, एक अच्छा मैकेनिज्म जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके इजीली, जो कि हमारे गिटहब के अंदर भी होता है। क्लियर। चलिए मैनुअली भी हम कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है, क्योंकि गिटहब के अंदर भी हम चीजें मैनुअली भी कर सकते हैं परफॉर्म, ऐसे आपके कोडा फाइल सिस्टम के अंदर है। आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग जैसे कि आपका कोडा एक क्लाइंट होता है, ठीक है, क्लाइंट्स आपके मल्टीपल्स हो सकते हैं, जैसे क्लाइंट ए क्लाइंट बी। देन आपका एक कोडा सर्वर होता है जो कि मल्टीपल्स यूजर के साथ कनेक्टेड रहता है, और कोडा सर्वर के पास जो भी फाइल्स होंगी उसकी कॉपीज डेटा एप्लीकेशन प्रोसेस के जरिए आपकी क्लाइंट्स के पास जाती रहती है, ठीक है। और क्लाइंट्स क्या करेंगे, उन कॉपीज पे चेंजेस करेंगे, में होकर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं। जब ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में आएंगे तो वो डेटा आपका सिंक हो जाएगा किसके साथ, आपके कोडा सर्वर के फाइल फाइल के साथ, ठीक है। और कैशे ये चेक करती है कि कंसिस्टेंसी है या नहीं है। कैशे मैनेजर आपका जो इन डिवाइसेस के अंदर कैशे मैनेजर है वो चेक करेगा कंसिस्टेंसी है या नहीं आपके जो फाइल आपके कोडा सर्वर पे है और जो फाइल आपके इस सिस्टम में अवेलेबल है, ठीक है।
ये आपका ओवरऑल आर्किटेक्चर रहता है कोडा फाइल सिस्टम का। यही आपको आपके एग्जाम में भी बनाकर आना है और इसके कंपोनेंट्स को ऑलरेडी हमने देख लिया है इजीली वन बाय वन। अब हम इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख लेते हैं, जिससे कि आपका ये यूनिट भी इस टॉपिक के साथ कंप्लीट हो जाती है आज। ठीक है। एडवांटेज ऑफ कोडा फाइल सिस्टम, सबसे पहला मोबिलिटी सपोर्ट दे रहा है ये। ऑफलाइन ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। हाई अवेलेबिलिटी है आपके डेटा की। फॉल्ट टॉलरेंस जैसा इशू जो आ रहा था आपको, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही है और परफॉर्मेंस तो आपकी कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज हो ही रही है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है आपके सिंक्रोनाइजेशन में। अगर आपका मैकेनिज्म अच्छा नहीं है कैश मैनेजर वाला, तो आपका सिंक्रोनाइजेशन सही तरीके से नहीं होगा। और अगर हो भी रहा है तो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, क्योंकि मल्टीपल यूजर एक साथ डेटा का सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं सेम फाइल पे। ठीक है, तो वहां पे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। अगर आपका नेटवर्क ट्रैफिक, मल्टीपल यूजर जब एक ही फाइल पे वर्क करते हैं, एक ही सर्वर पे रीच करते हैं, तो वहां पे ट्रैफिक आने की संभावना रहती है। ओके। तो कोडा फाइल सिस्टम के लास्ट टॉपिक के साथ ये आपकी यूनिट थर्ड कंप्लीट होती है। ठीक है। तो आपको ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर होगा इस यूनिट का। मैंने एक ही वीडियो में इस कंप्लीट यूनिट को क्लियर कर दिया है। भी कोई डाउट है तो मेरी इस वीडियो को दोबारा देखना, जिससे कि आपको सारे टॉपिक्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।